कभी सोचा है कि एक लैब में साइंटिस्ट मिलीजुली चीजों को, जैसे मान लीजिए स्याही के अलग अलग रंगों को, कैसे अलग करते होंगे? इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही कमाल की और पावरफुल टेक्निक में। तो चलिए आज इसी टेक्निक क्रोमैटोग्राफी के पीछे की कला और विज्ञान को समझते हैं। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये सेपरेशन यानी पृथक्करण की कला आखिर है क्या। फिर हम देखेंगे कि इसके पीछे कौन सा यूनिवर्सल मैकेनिज्म काम करता है। इसके बाद हम इसके दो मुख्य सिद्धांतों को जानेंगे। फिर समझेंगे कि इसके रिजल्ट्स को कैसे पढ़ा जाता है, और आखिर में देखेंगे कि एक केमिस्ट की टूल किट में ये कैसे फिट बैठता है। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले हिस्से से, पृथक्करण की कला, क्रोमैटोग्राफी। ये शब्द आया है ग्रीक भाषा के शब्द क्रोमा से, जिसका मतलब होता है रंग। और ऐसा इसलिए क्योंकि शुरुआत में इसका इस्तेमाल पौधों में पाए जाने वाले रंगीन पिगमेंट्स को अलग करने के लिए ही किया गया था। आज की तारीख में इसके 3 मेन काम हैं। पहला, किसी भी मुश्किल से मुश्किल मिक्सचर को उसके अलग अलग कंपोनेंट्स में सेपरेट करना। दूसरा, किसी खास केमिकल को बाकी चीजों से निकालकर उसे प्योरीफाई करना। और तीसरा, ये टेस्ट करना कि कोई सब्सटेंस कितना शुद्ध है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये काम करता कैसे है। देखिए, क्रोमैटोग्राफी चाहे किसी भी तरह की हो, उसके दिल में, उसके कोर में एक ही यूनिवर्सल मैकेनिज्म काम करता है। असल में आप क्रोमैटोग्राफी को एक खिंचाव और धक्के का खेल समझ सकते हैं। और इस खेल में ना 2 खिलाड़ी होते हैं। एक है स्टेशनरी फेज, जो एक एंकर की तरह है, चीज़ों को रोक कर रखता है। और दूसरा है मोबाइल फेज, जो एक ड्राइवर की तरह है, चीज़ों को आगे धकेलता है। तो ये स्टेशनरी फेज, या जिसे हम स्थिर प्रावस्था भी कहते हैं, ये है क्या? ये बस एक फिक्स्ड सतह है। ठोस भी हो सकती है, तरल थी। इसका काम एक फ्रिक्शन वाली सतह जैसा है। ये मिक्सचर के कंपाउंड्स को उनकी केमिकल अफिनिटी, मतलब उस सतह से जुड़ने की उनकी जो नेचुरल टेंडेंसी है, उसके हिसाब से रोकती है। और अब बात करते हैं दूसरे खिलाड़ी की, मोबाइल फेज यानी गतिशील प्रावस्था। ये एक प्योर सॉल्वेंट या गैस हो सकती है, जो स्टेशनरी फेज के ऊपर से लगातार बहती रहती है। इसका एक ही काम है, मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अपने साथ आगे ढकेलना। ठीक है, तो एक रोक रहा है और एक धकेल रहा है। पर इससे सेपरेशन होता कैसे है? यहीं पर आता है हमारा पहला सिद्धांत, चिपकने की शक्ति, या जिसे हम टेक्निकली अधिशोषण कहते हैं। देखिए, सेपरेशन के मैकेनिज्म के हिसाब से क्रोमैटोग्राफी की 2 मेन ब्रांचेस हैं, एड्सॉर्प्शन यानी अधिशोषण और पार्टीशन यानी विभाजन। तो चलिए पहले एड्सॉर्प्शन को समझते हैं। एड्सॉर्प्शन क्रोमैटोग्राफी का पूरा खेल इस बात पर है कि मिक्सचर के अलग अलग कंपाउंड्स एक ठोस सतह, मान लीजिए सिलिका जेल, से कितनी मजबूती से चिपकते हैं। बहुत सिंपल है, जिनका इस सतह से लगाव ज्यादा है वो धीरे धीरे चलेंगे, और जिनका लगाव कम है वो मोबाइल फेस के साथ तेजी से आगे बह जाएंगे। इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है कॉलम क्रोमैटोग्राफी। जरा इमेजिन कीजिए, एक कांच की ट्यूब है जिसमें स्टेशनरी फेज जैसे कि सिलिका भरा हुआ है। अब हम क्या करते हैं, ऊपर से अपना मिक्सचर डालते हैं, और फिर डालते हैं एक सॉल्वेंट जिसे एल्यूएंट कहते हैं, और नीचे एक स्टॉप कॉक लगा होता है जिससे हम बहाव की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस सेपरेशन होता कैसे है, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले इनिशिएशन में हम मिक्सचर को कॉलम में सबसे ऊपर डालते हैं। फिर आता है रिजोल्यूशन। जैसे जैसे सॉल्वेंट नीचे बहता है, मिक्सचर के कंपोनेंट्स अपनी अपनी स्पीड से नीचे जाते हैं और अलग अलग बैंड्स बनाने लगते हैं। और आखिर में रिटेंशन स्टेज में हम साफ साफ देख सकते हैं कि जो कंपोनेंट्स सबसे ज्यादा चिपकते हैं वो ऊपर ही रह जाते हैं, और जो कम चिपकते हैं वो सबसे नीचे पहुंच जाते हैं। एड्सॉर्प्शन का एक और बहुत पॉपुलर तरीका है थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी, जिसे शॉर्ट में TLC कहते हैं। इसमें क्या होता है, एक बंद जार के अंदर एक क्रोमा प्लेट होती है। ये कुछ नहीं, बस कांच की एक प्लेट है जिस पर सिलिका की पतली सी परत चढ़ी होती है। हम नीचे एक बेसलाइन पर मिक्सचर का एक छोटा सा स्पॉट लगाते हैं, और फिर मोबाइल फेज कैपिलरी एक्शन की वजह से प्लेट पर ऊपर चढ़ता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई पेपर टॉवल पानी को सोख लेता है। तो ये तो हुई चिपकने की बात। चलिए अब क्रोमैटोग्राफी के दूसरे बड़े सिद्धांत पर चलते हैं, जो चिपकने पर नहीं बल्कि एक बैलेंसिंग एक्ट पर काम करता है। एड्सॉर्प्शन में जहां सब कुछ चिपकने पर था, वहीं पार्टीशन क्रोमैटोग्राफी एक बैलेंसिंग एक्ट है। यहां पर क्या होता है, कंपोनेंट्स 2 अलग अलग लिक्विड्स के बीच अपनी घुलनशीलता, मतलब अपनी सॉल्युबिलिटी के हिसाब से खुद को बांट लेते हैं।
ध्यान दीजिए, यहाँ वो चिपक नहीं रहे हैं, बल्कि लगातार एक लिक्विड से दूसरे में घुल रहे हैं और बाहर आ रहे हैं। पेपर क्रोमैटोग्राफी इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है। और यहाँ एक बहुत ही मजेदार बात है। स्टेशनरी फेज असल में कागज नहीं है, बल्कि कागज के रेशों में फंसी हुई पानी की छोटी छोटी बूंदें हैं। तो जब मोबाइल सॉल्वेंट कैपिलरी एक्शन से ऊपर चढ़ता है, तो मिक्सचर के कंपोनेंट्स इस सॉल्वेंट और पानी की बूंदों के बीच अपनी अपनी सॉल्युबिलिटी के हिसाब से बढ़ जाते हैं और अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो सेपरेशन तो हो गया, पर अब इसके रिजल्ट्स को पढ़ें कैसे, उनका विश्लेषण कैसे करें? खासकर टीएलसी में सेपरेशन को नापने के लिए हम एक चीज का इस्तेमाल करते हैं, जिसे कहते हैं रिटार्डेशन फैक्टर या आरएफ वैल्यू। ये एक सिंपल सा मैथमेटिकल रेशियो है। इसे कैलकुलेट करने का तरीका बहुत आसान है। सब्सटेंस ने बेसलाइन से जितनी दूरी तय की, उसे डिवाइड कर दीजिए उस दूरी से जो सॉल्वेंट ने बेसलाइन से तय की है। चलिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए सॉल्वेंट 10 सेंटीमीटर ऊपर गया और हमारा स्पॉट 7 सेंटीमीटर तक ही पहुंच पाया। तो आरएफ वैल्यू क्या होगी? सिंपल, 7 को 10 से डिवाइड कर दीजिए, आ गया 0.7। और एक बात हमेशा याद रखनी है, सॉल्वेंट हमेशा स्पॉट से ज्यादा दूर जाएगा, इसलिए आरएफ की वैल्यू हमेशा 1 से कम ही होती है। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है। क्या हो अगर जो कंपोनेंट्स अलग हुए हैं वो कलरलेस हों, मतलब दिखाई ही ना दे? तब क्या करेंगे? इसके लिए केमिस्ट्स के पास अपने कुछ तरीके हैं। एक तरीका है यूवी लाइट का इस्तेमाल करना। कुछ कंपाउंड्स यूवी लाइट में चमकने लगते हैं तो वो दिख जाते हैं। दूसरा तरीका है प्लेट को एक आयोडीन चैम्बर में रखना। आयोडीन इन स्पॉट्स से चिपककर उन्हें भूरा रंग दे देती है। और हाँ, कभी-कभी कुछ खास केमिकल स्प्रे भी इस्तेमाल किए जाते हैं, जो इन अदृश्य स्पॉट्स के साथ रिएक्ट करके उन्हें रंगीन बना देते हैं। तो अब जब हमने सारे मेन कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया है, तो चलिए इस सारी जानकारी को एक केमिस्ट के टूलकिट की तरह समेटते हैं और देखते हैं कि हमने क्या सीखा है। चलिए, जो 3 तरीके हमने देखे उन्हें फटाफट कंपेयर करते हैं। देखिए, कॉलम क्रोमैटोग्राफी और टीएलसी दोनों एड्सॉर्प्शन के सिद्धांत पर चलते हैं और दोनों में स्टेशनरी फेज ठोस होता है। वहीं पेपर क्रोमैटोग्राफी पार्टीशन के सिद्धांत पर है और उसका स्टेशनरी फेज लिक्विड है। याद है ना वो पानी की बूंदें? अब मोबाइल फेज की बात करें तो कॉलम में वो ग्रेविटी की वजह से नीचे जाता है, जबकि टीएलसी और पेपर में कैपिलरी एक्शन से ऊपर चढ़ता है। और आखिर में आउटपुट क्या मिलता है? कॉलम से हमें लिक्विड के फ्रैक्शंस मिलते हैं, जबकि बाकी दोनों से हमें एक 2D क्रोमैटोग्राम मिलता है। तो देखा आपने, ये तकनीक हमारे चारों तरफ दिखने वाली और ना दिखने वाली कितनी चीजों को अलग करती है, खाने के रंगों से लेकर दवाइयों की शुद्धता तक। तो अब सोचने वाली बात यह है कि अगर ये तकनीक किसी के हाथ लग जाए, तो वो अपने आसपास का ऐसा कौन सा रोजमर्रा का रहस्य सुलझाना चाहेगा?